हे गाइस, माय नेम इज अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सेक्शन को। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी सेक्शन के आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं, जो कि पुराने वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको उनको भी समाहित मैंने इसमें किया हुआ है, उनको भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी सेक्शन का जो टॉप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, तो सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी जो भी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो डी प्लस बी हो, चाहे वो केवीएस हो, कोई भी हो, आप लोग अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी सेक्शन के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। आप लोग गौर कीजिएगा, इसमें नेगेटिव प्रश्न पूछा हुआ है, कौन सा भाषाई संसाधन नहीं है। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों इसको पहले हम विकल्प को देखते हैं, कौन से विकल्प इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा है कक्षा पुस्तकालय। क्या कक्षा पुस्तकालय हमारे भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कक्षाई संसाधन नहीं है? बिल्कुल है भाई। पुस्तकालय जो होता है वो हमारे लैंग्वेज भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। वो एक संसाधन का काम करता है। कौन? कक्षा पुस्तकालय जो होता है वो। पठन कोना मतलब एक एक के जैसे लाइब्रेरी में हम लोग बैठते हैं तो एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, तो ये भी एक कहीं ना कहीं संसाधन है। ठीक है ना। और बात करते हैं यहाँ पे कक्षाई प्रक्रिया की। तो कक्षाई प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डाउट में मुझे लग रहा है, बट चौथा वाला विकल्प को देख लेते हैं, शब्द दीवार। शब्द दीवार का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूलों में, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि दीवारों पे बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी होती हैं, पोस्टर चिपके होते हैं, ABCD और मात्राएं ककारा वगैरह आप लोगों ने सरकारी स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा। तो उस वही है हमारा शब्द दीवार। शब्द दीवार का मतलब वही है। ठीक है ना, मतलब कि हमारे दीवारों को पूरी तरीके से प्रिंट कर देना, उसमें बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से लिख देना, ताकि बच्चे को उसको बार बार देखें और बार बार उससे लर्निंग कर सकें। तो कहीं ना कहीं तक डी भी हमारा एक भाषाई संसाधन है, कक्षाई संसाधन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी कक्षाई प्रक्रियाएं जो हैं, तो ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं तक नेगेटिव लग रहा है। यानी कक्षाई प्रक्रियाएं जो हैं वो हमारी भाषा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का संसाधन नहीं है। बाकी अगर तीनों की बात करें तो तीनों हमारी संसाधन हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न हमारा कथन और उससे कथन वाला प्रश्न है। तो ये जो कथन वाले जो दोस्तों प्रश्न होते हैं, ये काफ़ी आप काफ़ी लोगों को ये टफ भी लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये टफ बिल्कुल भी नहीं होते दोस्तों। बस इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल भी 1% टफ नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और विकल्पों का चयन कीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अभिकथन ए हमारा क्या कह रहा है। अभिकथन जो है ए हमारा कथन क्या कह रहा है। कथन का ए कह रहा है कि भाषा अध्यापक द्वारा, यानी कि एक लैंग्वेज का एक टीचर है उसके द्वारा, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। यानी कि भाषा अध्यापक के द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति क्रम जो अधिगम हो, उस व्यक्ति परक जो अधिगम हो उसको तैयार बिल्कुल एक लैंग्वेज टीचर के थ्रू तैयार करना चाहिए। लेकिन इसी का एक तर्क हमारा जो है, तर्क क्या कह रहा है, इसको तर्क को अगर हम देखें तो तर्क हमारा दोस्तों हमारा कह रहा है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, कि जहाँ पे भी विविधताएं आ जाएंगी, जहाँ पे भी दोस्तों विविधताएं आ जाएंगी वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं तक सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें ए और बी दोनों हमारा सही है, यानी कि ए और आर दोनों हमारा सही है। तो ए और आर दोनों सही कहाँ वाला है, ये है डी हमारा। अगर हम देखें दोस्तों, देखिए बी भी हमारा है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है।
क्या ये सही हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल, जो आर जो है वो एक की, देखिए बात दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन जो आर है वो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमारा विकल्प नंबर दूसरा एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहीं पे अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षार्थी में प्रथम यानी कि प्राथमिक जो शिक्षण जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो वो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि हो जाए? क्या ये संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का मतलब दोस्तों है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग जो होता है ना, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि CLT कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना। बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, क्या ये सही हो जाएगा? इसके बाद इसको हम देखेंगे, इसको दोस्तों देखेंगे बाद में। पहले हम सी नंबर देखते हैं, कार आधारित अधिगम, क्या ये हो जाएगा? या प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि, क्या ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए, आप लोग इसमें सोच रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं तक ए हमारा सही है, लेकिन ए दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं तक गलत है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का मतलब क्या होता है? देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि का मतलब ये होता है कि जो CLC है, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि जो है, इसका यूज दोस्तों कहीं भी हम कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग करके कोई भी भाषा को हम आसानी से हम सीख सकते हैं। यानी कि इसका अगर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि CLT का यूज कर रहे हैं, तो हम कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज इसको हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तक ये हमारा एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है। बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि की, ये एकदम हमारा सटीक बैठ रहा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि चेतन ने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, ठीक है। एक लड़का है चेतन, उसकी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है? वो भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है, ठीक है। वह तमिलनाडु गया और वह अब भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो स्थिति किस बात की द्वैतक है ना। इसको हम देखते हैं, क्या वो दोस्तों मिक्स कोड मिक्सिंग हो जाएगा, या ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा, या कोड स्विचिंग हो जाएगा, या हमारा द्विभाषावाद हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? अब इसको हम देखिए, एक लड़का है जो कि भोजपुरी बोलता है, उसकी प्रथम लैंग्वेज कौन सी है? भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी, ठीक है ना। अब वह क्या करता है कि वहाँ पर जब तमिलनाडु पहुँच गया तो वह भोजपुरी को नहीं बोलता है, वह अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। यानी कि भोजपुरी उसकी प्राथमिक भाषा भोजपुरी थी, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु गया वो अब भोजपुरी में बातचीत नहीं करता है, अब वो किस में बातचीत अपने दोस्तों से कर रहा है? अंग्रेजी में। तो जब नई द्वितीयक भाषा, यानी कि नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है, यानी कि प्रथम भाषा कौन थी? भोजपुरी। द्वितीय भाषा कौन है? अंग्रेजी। तो द्वितीय भाषा ने प्रथम भाषा का क्या ले लिया? स्थान ले लिया, यानी कि अंग्रेजी ने भोजपुरी का स्थान यहाँ पर ले लिया, कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो यह स्थिति किस बात का द्योतक है, यानी कि यह जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है। तो पहला है, क्या वो कोड मिक्सिंग हो जाएगा, क्या वो ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा, या कोड स्विचिंग हो जाएगा, या द्विभाषावाद हो जाएगा? आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा द्विभाषावाद हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि द्विभाषावाद होगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, कोड मिक्सिंग की दोस्तों यहाँ के बात करते हैं, तो कोड मिक्सिंग एक्चुअली क्या होता है? कोड मिक्सिंग ये होता है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो दूसरी भाषा का यूज कर लें। जैसे अंग्रेजी हम लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश हम लोग बोलते अचानक एक, मान लो हम लोग हिंदी नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग हिंदी बोलते उसी में अचानक एक इंग्लिश का शब्द को मिक्स कर दें, तो वही हमारा हो जाएगा कोड मिक्सिंग। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कोड मिक्सिंग। यानी कि कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसी लैंग्वेज को बोलते कोई दूसरा लैंग्वेज का कुछ शब्द हमने ऐड कर दिए, तो वो हमारा हो जाएगा कोड मिक्सिंग। यहीं भी बात करते हैं कोड स्विचिंग की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोड स्विचिंग हो जाएगा, यानी कि हम लोग अगर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो हिंदी में बात करते करते थोड़ी देर हमने हिंदी में बात की, अचानक पूरी की पूरी लैंग्वेज हमने एकदम ट्रांसफर कर दी, किसमें शिफ्ट कर दी? इंग्लिश में। मतलब हिंदी बोलते बोलते अचानक हम लोग इंग्लिश बोलने लगे, तो वो हमारा हो जाएगा कोड स्विचिंग, यानी कि लैंग्वेज को हमने यहाँ पे स्विच कर दिया, है ना। तो द्विभाषावाद इसका नहीं होगा। कोड स्विचिंग ये हमने बता दिया, कोड मिक्सिंग हमने ये भी बता दिया। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो दूसरी जो लैंग्वेज है वो प्रथम लैंग्वेज का स्थान ले लेती है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद, हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है ना। तो कौन सा वो करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या वो शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहा कहना, ये हो जाएगा। अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, क्या ये हो जाएगा। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, क्या ये सही हो जाएगा। या भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, क्या ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित है। पठन पूर्व क्या होता है, देखिए अब इसको आप लोग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हमने एक बात कर दी, ये हमने कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। देखिए एक हम लोग एक ड्यूरिंग जो हमारी रीडिंग होती है, मान लो इस समय हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ड्यूरिंग रीडिंग। इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है ना। ड्यूरिंग रीडिंग उस समय बोलेंगे, जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे उसको हम बोलेंगे ड्यूरिंग रीडिंग। जो हम इस समय जो पढ़ रहे हैं उसके पहले जो हमने पढ़ लिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री रीडिंग। इस जो हमने पहले पढ़ लिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्री रीडिंग, ठीक है ना। और जो बाद में जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट रीडिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट रीडिंग। यानी कि प्री रीडिंग का मतलब क्या होता है, पठन पूर्व। पोस्ट रीडिंग का जो उत्तर पठन, इसको पूर्व पठन, ठीक है ना। और ड्यूरिंग में जो है, जो प्रेजेंट टाइम पे हम पठन कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे एक बात किसकी की जा रही, पूर्व पठन की। जो पूर्व पठन गतिविधि को समर्पित करता है, तो कौन सा हो जाएगा। क्या वो शिक्षार्थियों को कार्य सारांशीकरण करना, ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा। क्या अनुमान लगाने संबंधित कार्य का प्रयोग, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों जो पांचवा का जो बी नंबर विकल्प है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न नंबर अगले की, जो कि हमारा छठवां प्रश्न है आज का। तो ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है ना। तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में कौन सा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्या वो प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, क्या ये सही हो जाएगा। या पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना। देखिए मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था, सहानुभूति नहीं होगा। यहाँ पे अगर समानुभूति होता तो कहीं ना कहीं तो इसको हम सही मान लेते, लेकिन सहानुभूति यहाँ पे दिया हुआ तो इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना। तो यहाँ पे भी अंक देने की बात हमने बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव की टैग वर्ड वाली वीडियो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी अंक देना की बात की जाए तो वहाँ वो हमारा एकदम नेगेटिव हो जाएगा। मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, यानी कि जो कमजोर बच्चे उनको ध्यान नहीं देना, ये कहने का मतलब है ना। तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। तो चौथा नहीं होगा हमारा, सी नंबर हमारा नहीं होगा, और ये भी हमारा नहीं होगा। तो छठवां का दोस्तों हमारा एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, छठवें का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रदर्शन उपलब्धि में मदद देना। जहाँ पे हमने बताया था आपको कि जहाँ पे मदद देने की बात की जाए, हेल्प देने की बात की जाए, वो हमारा एकदम पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ए नंबर हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा कथन वाला प्रश्न फिर से आ गया। तो कथन वाले प्रश्न में दोस्तों हमारा आज का जो कथन है वो क्या कह रहा है, और हमारा जो तर्क है वो क्या कह रहा है। देखिए दोनों को हम लोग देखेंगे। तो कथन दोस्तों हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी जो है वो भारत में एक सहराजकीय भाषा है। बिल्कुल सही बात है, सहराजकीय हमारी इंग्लिश जो है वो सहराजकीय भाषा है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषाओं की तरह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, बट हमारी ऑफिस लैंग्वेज जरूर है। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बट ऑफिस लैंग्वेज है, यानी कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है, यानी कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारा संसद है, हमारा कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, वो भी अंग्रेजी में है, क्या नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता है। तो क्या ये विदेशी भाषा के रूप में हम इसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में हमारे, बिल्कुल नहीं। विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में, ठीक है। तो दोस्तों जो आर नंबर है वो कथन जो तर्क है वो हमारा एकदम गलत हो जाएगा, और जो हमारा जो अभिकथन है, तर्क जो है वो हमारा एकदम गलत हो जाएगा, जो अभिकथन है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए सही है परंतु आर जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों वो गलत हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर ए हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहीं पर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है,
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से इन चारों में से भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो क्या वो दोस्तों भाषा सांकेतिक हो जाएगा, या भाषा स्थिर हो जाएगा, भाषा सामाजिक हो जाएगा, या भाषा व्यवस्थित हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव की दोस्तों बात की जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके नेगेटिव की बात की जा रही है, तो नेगेटिव हमारे इसमें से कौन सा है। देखिए भाषा सकेंद्रीय है, बिल्कुल सही बात है। भाषा लैंग्वेज जो है वो हमारी एकदम साकेंद्रित साकेंतिक सांकेतिक है दोस्तों, ठीक है ना। लैंग्वेज जो हमारी एकदम क्या है, वो सांकेतिक है। अगर बात करें दोस्तों भाषा सामाजिक है, बिल्कुल सामाजिक है। भाषा सांकेतिक भी है, भाषा सामाजिक भी है, और भाषा जो हमारी वो है वो व्यवस्थित भी है। लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों भाषा स्थिर है, नहीं दोस्तों, भाषा हमारी जो लैंग्वेज दोस्तों है वो हमारी वो स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा बी नंबर हमारा जो एकदम विकल्प हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव का ऑप्शन नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों को, कथन ये फिर से आ गया, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनका विकल्प को चयन कीजिए। अभिकथन ए हमारा क्या कह रहा है, अभिकथन ए को हम देखते हैं, फिर इसके बाद तर्कों को हम लोग देखेंगे। तो अभिकथन ए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि पहले के ज्ञान पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषाओं से नई भाषाओं में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा विकल्प नंबर जो दोस्तों डी हो जाएगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और डी दोनों हमारे सही भी हैं, और जो आर जो है वो ए की व्याख्या भी हमारा कर रहा है, यानी कि तर्क जो है वो हमारी कथन की व्याख्या भी अच्छे से सही कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा डी नंबर है जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहीं पर अगले अगले और 10वें प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। यानी कि एक पाठ योजना एक पाठ योजना बनाते समय एक उद्देश्य निश्चित किया गया है कि एक विद्यार्थी है उसको यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यवहार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए, यानी कि ग्राहकों के साथ बातचीत कैसे की जाए ये सिखाना है। तो यह आप जो नीचे दिए गए जो हैं इनमें से किससे आप मेल खाता है। क्या वो रिपोर्ट हो जाएगा। क्या रिपोर्ट में से कोई संप्रेषण हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। वर्णन में से संप्रेषण नहीं हो सकता है। आर्टिकल में से संप्रेषण नहीं हो सकता है, लेकिन पत्र में बिल्कुल हो सकता है। देखिए रिपोर्ट जो है वो वन वे होता है, वर्णन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं वन वे होता है, और जो आर्टिकल होता है वो भी वन वे होता है। वन वे का मतलब हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो पत्र होता है, जो हमारा होता है वो टू वे होता है। यानी कि हमने अगर किसी को पत्र लिखा, कोई चीज़ पूछने के लिए, कोई चीज़ जानकारी लेने के लिए हमने मान लो किसी को पत्र लिखा, तो उसकी तरफ से हमको जवाब भी आएगा, उसकी तरफ से उस पत्र का जवाब भी आएगा कि इसका ये है या नहीं है, उसका जवाब भी आता है। तो इसमें दोस्तों टू वे हमारी कम्युनिकेशन हो जाती है। तो जो दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प दोस्तों हो जाएगा वो हमारा डी नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पत्र, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 11वां प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्रें देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तथा संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। यानी कि एक टीचर है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र का मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, ठीक है ना, उसने दिखाया, और उसने ये कहा कि चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, और उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इन चारों विकल्पों में से मेल खाता है। तो दोस्तों अब इसमें अगर हम बात करें दोस्तों इसको में अगर बात करें 4 विकल्पों में से, तो विकल्प क्या वो विश्लेषण करना हो जाएगा, सृजित करना हो जाएगा, तर्क देना हो जाएगा, या कल्पना करना हो जाएगा। दोस्तों देखिए कल्पना करना की अगर बात की जाए तो कल्पना करना बिल्कुल भी हमारा नहीं होगा। बात की जाए तर्क करने की, तो तर्क यहाँ पे कोई तुक नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर सृजित करना, तो यहाँ पे कोई क्रिएशन की तो बात हो नहीं रही, तो यहाँ पे सृजित भी नहीं होगा। तो जैसे कोई 4-5 हमारे अगर वाद्य यंत्र हैं, 4 मान लो वाद्य यंत्र हैं,
तो उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग विश्लेषण करेंगे कि उनको हम लोग आराम से उसको विश्लेषण करेंगे, तो उसमें तब हम उसको अच्छे से मेल खाता है। तो विश्लेषण करना जो है वो हमारा इससे एकदम करेक्ट मेल खा रहा है। तो इस विकल्प का एकदम, इस प्रश्न का एकदम विकल्प नंबर ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर प्रश्न है और वो हमारा क्या कहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। जब एकल भाषी वक्ता जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य और औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न होते हैं। यानी कि एक एकल भाषी वक्ता यानी कि एक लैंग्वेज बोलने वाला एक वक्ता है, एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार से भीतर वाक्य की औपचारिक से किसमें ट्रांसफर हो रहा है, अनौपचारिक में। यानी कि औपचारिक लैंग्वेज से वो अनौपचारिक में स्थिति में चला जा रहा है, तो वे किसमें संलग्न हो रहे हैं, यानी कि वो संलग्न किसमें हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अचानक एक लैंग्वेज, मान लो हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते 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 अचानक एकदम इंग्लिश बोलने लगे, तो वो क्या कहलाता है, वो हमने आप बताया था आपको, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों क्या, वो कहलाता है कोड परिवर्तन, यानी कि कोड चेंजिंग। यानी कि वो क्या कहलाता है, कोड चेंजिंग। मैंने आपको बताया था कि अचानक किसी लैंग्वेज को चेंज कर देना, पूरी की पूरी लैंग्वेज को चेंज कर देना, वो कहलाता है कोड परिवर्तन। और उसी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में कुछ शब्द को ऐड कर लेना, वो कहलाता है हमारा कोड मिश्रण। याद रखिएगा, बोलिया हमारा एकदम गलत हो जाएगा, सामाजिक भाषा विज्ञान ये भी हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प दोस्तों जो है वो हमारा है कोड परिवर्तन। ठीक है ना। तो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, 12वां प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि 12वां प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं। तो बात करते हैं 13वें प्रश्न की, तो वो किस पर आधारित होते हैं दोस्तों, तो वो बात करते हैं, देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो अपने समुदाय में एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक अंतःक्रिया और मित्रता संबंध बना रहे हैं। तो ये सब जब सामाजिक तौर पे जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक तौर पे क्या होता है, क्या वो अनुकूलन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सांस्कृतिकरण हो जाएगा यानी कि एनकल्चरेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए जब कुछ बच्चे या हम लोग आपस में 3-4 लोग मिलते हैं, सामाजिक तौर पे हम लोग मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, भाषा का सामाजिकरण होता है। क्या होता है इससे, लैंग्वेज का सोशलाइजेशन होता है इसका, यानी कि भाषा का सामाजिकरण इसमें होता है। जो कि जो हमारा उन्होंने बोला था, अरे उनका नाम क्या है, वाइगोत्स्की जी ने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है वो समाज से ही सीखी जाती है। ठीक है ना। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर एकदम हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, और अगला प्रश्न हमारा कहता है उसको भी देख लेते हैं कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, क्या करने की जो दृष्टि है वो प्रदान करता है। तो इसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, क्या वो शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ पाना, क्या ये सही हो जाएगा। सुनी सुनाई बातों को मौखिक रूप से कहना, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन को प्रारूप तैयार करना, यहाँ पे उच्चतम कक्षाओं की दोस्तों यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और ये क्या कह रहा है, विश्वास के साथ बात करना, नहीं कहीं ना कहीं तक ये भी हमारा एकदम गलत हो जाएगा। तो इसमें एक तब इसका जो विकल्प नंबर दोस्तों वो पहला है वो एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात क्या कर रहा है, विकल्प नंबर कह रहा है उसको हम जरूर देखते हैं। विकल्प नंबर दोस्तों इसमें कह रहा है कि शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, वो हमारा ये दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है ना। तो विकल्प प्रश्न नंबर 14 का हमारा विकल्प नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर हम 15वें की, और ये जो प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर हमारा 15 जो है वो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। कक्षा 6 का एक अध्यापक ने कक्षा 6 के एक विद्यार्थी को क्या किया, कैप्शन यानी कि शीर्षकों यानी कि सबटाइटल
इंग्लिश के जो हम लोग मूवी देखते हैं, हम लोग हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, उसमें सबटाइटल नहीं लिख के आते, उन्हीं को हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबटाइटल के साथ में एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म जो है वो पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। यानी कि पाठ्य पुस्तक यानी कि एक चैप्टर है कि किसी किताब में एक चैप्टर है, उसी पर आधारित वो एक मूवी थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी कैप्शन के साथ में अगर वो मूवी दिखाई जा रही है तो वो किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब हम लोग विकल्प में देखते हैं। तो दोस्तों इसको विकल्प में देखते हैं, क्या वो हमारा बी नंबर को अगर हम देखें तो क्या वो हमारा सक्रिय रूप से देखना और सुनना, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं। इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना। देखिए आपको ये लगेगा कि यहाँ पे प्रोत्साहन करना है तो कहीं ना ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। इस तरह के फिल्मों के देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, देखिए ये कहीं ना कहीं तक ठीक है, मतलब ये सही लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग अभी डाउटफुल में रखते हैं। इसको अभी हम सही भी नहीं मान रहे, इसको गलत भी नहीं मान रहे हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्ति पन्नों के अभिनय के सराहना और समीक्षा। देखिए समीक्षा करना बहुत ही हाई लेवल चीज़ें आ जाएंगी, समीक्षा यहाँ पे नहीं करना है, तो ये भी हमारा एकदम गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर अगर पहले की बात करें तो श्रवण युक्ति यानी कि श्रवण युक्तियाँ यानी कि सुनने की जो युक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सी नंबर विकल्प से ए नंबर विकल्प जो वो है हमारा एकदम वो सटीक बैठ रहा है। अब इसको हम लोग समझाते हैं कैसे। देखिए देखिए श्रवण युक्तियाँ इसमें जो होती हैं, यानी कि हम लोग जब अलग अलग लैंग्वेज की जो मूवी देखते हैं, हम लोग जैसे इंग्लिश की मूवी देख रहे हैं तो सबटाइटल दोस्तों जैसे नहीं चलते हैं हम लोगों के, तो हम लोग पहले हम लोग इंग्लिश मूवी हम लोग जब देखते हैं तो सबटाइटल के साथ में देखते हैं। जब उसमें हम लोग उस सबटाइटल में घुल मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो हम लोग बिना सबटाइटल के भी हम लोग क्या करते हैं, वो मूवी देख सकते हैं, यानी कि सुन के भी मूवी देख सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा कि प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एकदम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के हिंदी पेडागोजी सेक्शन में दोस्तों जो 15 प्रश्न, देखिए हिंदी पेडागोजी सेक्शन में 15 पेडागोजी के प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के हमारे जो प्रश्न को छांटने वाले जो होते हैं, पैराग्राफ वाले जो होते हैं उनसे आएंगे, तो उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो जो पेडागोजी के जो 15 प्रश्न आते हैं हिंदी पेडागोजी में वो मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न थे वो आए हुए प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। और बात करते हैं अगर तो आज जो भी व्यक्ति जो भी शख्स इस चैनल में पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।